गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जो अपने जो सिलेबस की जो सीक्वेंस थी, इसमें अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो आज अपना जो चैप्टर चल रहा था ना, फोर्थ लाइट, उसमें आगे करते हैं। कल कुछ इंट्रोडक्शन किया था, मतलब उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, अपने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो देखी थी। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर नंबर 4 चलेंगे। चैप्टर 4 का सॉरी सेकेंड पार्ट है ये, और तो चल ही रहा अपना 4 का। अब देखो चैप्टर 4। ठीक है, ये चल रहा था। तो आपका कल अपने डायग्राम से देखा था, एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम से ये देखा था कि जो आपतित किरण इंसिडेंट रे कौन सी होती है, परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, नॉर्मल कौन सा होता है, प्लेन कौन सा होता है, और इनमें बनने वाले एंगल कैसे होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ एक डायग्राम और बना देता हूँ, उसके बाद कुछ पॉइंट है और उस आगे का जो पॉइंट है वो भी इस डायग्राम के बेस पे ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ ताकि बार बार मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी इसके अंदर ये। अब देखो, ठीक है, इसका नाम लिख दिया। यहाँ से एक रे आई, ये आ गया। ठीक है, ये अपना क्या है बीच में, ये नॉर्मल भी थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे बीच में। ठीक है, तो ये अपने कल डायग्राम बनाया था। जो सरफेस के ऊपर जो लाइट आ रही है, ये कौन सी रे हो गई। अपने कल जो क्या क्या देखा था कि एक जो स्मूथ सरफेस है, यानी चिकनी कंडीशन होने भी, ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, चिकनी सरफेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रफ ले ली, या रफ ले लिया, कोई मिट्टी का एरिया ले लिया, या कोई घास का मैदान ले लिया। ठीक है, ग्रास लैंड नहीं चलेगी। इसके अंदर आपको कौन सी सरफेस कैसी होनी चाहिए, जैसे मिरर की होती है, यानी जो कांच की होती है, वो चिकनी उसकी सतह या सरफेस कैसी होती है, चिकनी यानी स्मूथ होती है। तो आपको उसमें ऐसा ही स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला चिकनी सतह के ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई। जो प्रकाश की किरण आपतित होती है उसको आपतित किरण बोल देते हैं, इंसिडेंट रे बोल देते हैं। तो वो पॉइंट ओ पे आके टकराई, सरफेस के पॉइंट ओ पे टकराई। टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हुई। ये जैसे कौन सा मीडियम हो गया, ये माध्यम, माध्यम वन हो गया, यानी मीडियम वन। ये मीडियम आ गया, और ये भी कैसा रहेगा, माध्यम वन, यानी क्या रहेगा, मीडियम, मीडियम। ठीक है,
तो ये मीडियम यानी माध्यम वन में आई, वन से गई प्रकाश की किरण आई, सरफेस पे आई, टकरा के वापिस इस पे चली गई। तो ये तो वापिस किस में, उसी माध्यम में चली गई। माध्यम मतलब माध्यम वन से आई यानी मीडियम वन से आई और टकरा के इस पॉइंट पे जो स्मूथ सरफेस की पॉइंट ओ से टकरा के पुनः वापिस किस पे चली गई, उसी माध्यम यानी सेम माध्यम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण होगी। परावर्तित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। वही अभिलंब परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो अभिलंब, आपतित और परावर्तित सब चिकनी सतह के एक ही बिंदु पर आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो अपना तो कल हो गया था, एक आपतित किरण हो गई थी, परावर्तित किरण हो गई थी, आपतन बिंदु हो गया था और अभिलंब यानी नॉर्मल हो गया था। अब अपना बचा आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपतन कोण आ जाएगा इसके अंदर। पहले क्या लिखेंगे, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण आ गया। अब ये क्या कहता है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण का ठीक है, ये आ गया। ये क्या कर रहा है, आपतित किरण का अभिलंब के साथ, मतलब देखो ये किरण आ रही है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट आ रही है, और अभिलंब के साथ बनने वाला कोण यानी आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, ये वाला ये आ गया आपतन कोण का। उसके बाद नेक्स्ट जो वाला था वो कौन सा आ जाएगा, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, ये आ गया कौन सा अपना, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण का ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोनों देखो सेम ही है, बस इतना ही फर्क है इसके अंदर। ये वाला इसमें देखो, जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ एक नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोल देते हैं, आपतन कोण बोल देते हैं। इनको सिर्फ डिनोट कर देते हैं, इसको डिनोट करते हैं एंगल आई से, और इसको डिनोट करते हैं एंगल आर। ठीक है, इसको एंगल आई से कर देते हैं और इसको एंगल आर से डिनोट कर देते हैं। ये इनके सिंबल हो गए। अब ये आ गया, अच्छा आपतित किरण क्या कर रही है, अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या कहलाता है आपका,
आपतित कोण कहलाता है या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। फिर दूसरा क्या होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, मतलब आपतित किरण का टकराकर इस सरफेस के ऊपर टकराकर वापस उसी मीडियम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ, ये अभिलंब है देखो इस अभिलंब के साथ बना रहा है ना कि यहाँ पर बना रहा है ये, तो अभिलंब के साथ बनने वाला जो कोण है वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्टेड कोण या रिफ्लेक्शन कोण या परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, तो लास्ट के दो ही पॉइंट बचे थे, अब इसके सारे हो गए, आपत्ति इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, और रिफ्लेक्शन रे होगी, नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया और रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, तीनों आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट स्मूथ सरफेस की एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। ठीक है, तो तीनों का एक ही पॉइंट होता है। तो यहां तक इसका तो बेसिक अपना हो गया था। ठीक है, ये पर नोट कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं इस पॉइंट के ऊपर। डायग्राम ये इसको रखते हैं, उसके बाद कोई इससे रिलेटेड ही बाकी चलेगा डायग्राम ये। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, सबसे इसमें पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। आ गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो यही है जो अभी तो परावर्तित किरण पढ़ रहे थे ना, वो ही एक तरह से वही है। तो ये क्या कहता है, जब प्रकाश की किसी चीकनी व पोलीदार सतह पर, जब प्रकाश किसी चीकनी व पोलीदार सतह पर आपतित होता है तो अब उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, और यही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अब देखो इसमें लिखेंगे जब प्रकाश, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इधर नहीं परावर्तन बड़ी सर मैं बड़ी ठीक है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है।
ठीक है, यही फिनोमेन क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये क्या कहलाती है, उसी मतलब प्रकाश का परावर्तन कहलाती है यही घटना। ठीक है, ये फिनोमेन क्या कहलाता है बाद में, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहलाता है। ठीक है, ये आ गया प्रकाश का परावर्तन आ गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो इसमें देखो यही है प्रकाश का परावर्तन। देखो ये प्रकाश आया यहाँ इस सतह पर, चिकनी सतह पर टकराया, टकराने के बाद ये उसी माध्यम में क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो देखो एक सी चीजें हैं वो उस पर्टिकुलर एक रे को क्या नाम दे दिया, परिवर्तित किरण दे दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, प्रकाश का परावर्तन, मतलब जितना भी प्रकाश या लाइट आती है वो वापस टकरा के उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, इसी मीडियम या इसी माध्यम में वापस क्या हो जाता है, लौट जाता है। और यही फिनोमेन, यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलते हैं, एक इसमें नोट लिखवा देते हैं आपको कि चांदी प्रकाश का परावर्तन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, चांदी। तो इसका नोट लिखवा देते हैं। क्या जाएगा इसका, एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाला ध्यान में रखना भाई, चांदी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, मतलब किस सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन सर्वाधिक होता है, तो वो क्या है आपका, चांदी, सिल्वर। ठीक है, अगर इसका सिंबल भी आ जाए तो सिंबल भी लिख लेना भाई, इसका सिंबल लिख देते हैं, यहाँ पर सिंबल आता है Ag। ठीक है, इसको यही लिख देता हूं मैं सिंबल के तौर पर। याद है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना भी है, ये तो कर नहीं पूछेगा, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है। इसका एग्जांपल पूछ रहा तो चांदी होता है। चांदी एक जगह को बताया था आपको, करंट, उसमें करंट वाले में बताया था कि जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, आपका सिल्वर ही होता है। तो देखो प्रकाश का परावर्तन के लिए भी बेस्ट क्या है, चांदी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट का जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी क्या है, चांदी। तो चांदी दो जगह काम में आ गया भाई, और चांदी वैसे ही बहुत महंगी है। ठीक है, अब देखो ये आ गया। अब इसके देखो रूल देखेंगे, क्योंकि डायग्राम पूरे में अपन डायग्राम खूब काम में आएगा ये। तो क्या जाएगा, जब प्रकाश की चिकनी सतह पर टकराता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ये आ गया, जो परावर्तित किरण था सेम ऐसी है ये। ठीक है, चांदी सिल्वर प्रकाश के परावर्तन का सर्वोत्तम बेस्ट उदाहरण एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका सिंबल आपको दे दिया है जी। आपको क्या कहते हैं वो, ऑप्शन में आपको ये सिंबल भी दे सकता है, चार सिंबल देते हैं, Ag दे दिया, Cu दे दिया, Au दे दिया, या Hg दे दिया। तो उसमें आपको क्या करना है, ये चूज करना है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब देखो अगला, अगला क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। ठीक है, तो ये आ जाएगा परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो ही हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कहते हैं टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके कितने हैं, दो ही उदाहरण है। समतल दर्पण से परावर्तित के दो नियम होते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, समतल दर्पण से पहला क्या लिखेंगे, दर्पण से यानी प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण से परावर्तन रिफ्लेक्शन के दो नियम या लॉ होते हैं। तो पहले देखेंगे, पहले क्या बोल रहा है, पहला वाला देखेंगे। इसके अंदर पहला क्या कहता है, देखो कितने होते हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले तो दो, तो कितने बताओगे आप, दो। ये पूछ सकता है, तो कितने आ जाएंगे अपने, दो। ये बात, ठीक है, दो नियम या लॉ होते हैं। अब देखो पहला क्या बोल रहे हैं, पहला पहला नियम क्या कहता है, इसके अंदर इसके कितने मिल जाएंगे, दो। तो क्या कहता है कि अब आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। अब देखो क्या बोलता है, इधर देखो, पहले लिखने से पहले इसमें डायग्राम में समझ आए क्या बोलता है, आपतित किरण ये रही, ठीक है, परावर्तित किरण, आपतित किरण इस पे आई ओ पे, और ओ से ही जो किरण लौट गई वो क्या कहलाती है, परावर्तन, और इसके पृष्ठ पर खींचा गया लंब। तो देखो पॉइंट ओ से सरफेस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसका ये पहला रूल हो गया। ठीक है, मतलब समतल कंडीशन में होते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आप इसको देखना भी क्या कह रहा है, आपतित किरण, ठीक है, से डाला गया लंब ठीक है, ये आ गया। तो क्या कर रहा है ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या गया, आपतित किरण
इंसिडेंट रे और परावर्तित। देखो इस डायग्राम से देखो इसको, क्या आ गया, ये क्या कह रहा है, देखो इंसिडेंट रे मतलब क्या आ गई आपके इस सरफेस के ऊपर एक रे आई, ठीक है, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब ये पॉइंट ए पे आई टकराई, टकरा के यहीं से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से इस ये क्या हो गया आपका, ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी इस पॉइंट से और सरफेस से क्या डाला गया, एक नॉर्मल डाला गया, एक लंब खींचा गया, तो तीनों क्या हो गए, एक ही सरफेस पर एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं। इसका ये पहला रूल होता है, ठीक है। आपतित किरण या इंसिडेंट रे या रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों अलग अलग पॉइंट या अलग अलग सरफेस पर नहीं होते, तीनों एक ही बिंदु या एक ही पॉइंट और एक ही सरफेस पर होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये तो उसका क्या हो गया, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, आपतन कोण होता है, ठीक है। यानी अपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। अब देखो ये आपतन कोण परावर्तन किसके साथ बनते हैं, अभिलंब के साथ बनते हैं, यानी नॉर्मल के साथ बनते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हमेशा याद रखना, आपतन कोण परावर्तन कोण का जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा अभिलंब के साथ किया जाता है। अभी ये थोड़ा एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन, तब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आपतन कोण को क्या लिखते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे, ये हमेशा ये बराबर होते हैं। यही क्या हो गया, इसके दो रूल हो गए, ठीक है, ये दो रूल हो गए भाई। पहला तो कौन सा आ गया, ये आ गया, ये वाला, और सेकंड क्या हो गया, ये, ठीक है। ये इसके दो रूल हो गए भाई। अब देखो, अब इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो, आप देखो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या बोलता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी बहुल परावर्तन, ठीक है। इसके सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी बहुल परावर्तन। तो कौन सा जाएगा, बहुल परावर्तन।
ठीक है, तो क्या जाएगा अपना बहुल परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन, ठीक है, मल्टीपल। अब देखो है तो यही रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन अब ये कितनी बार हो रहा है, मतलब ज्यादा बार हो रहा है। एक बार हो रहा है तो अपने अपने ने एक लाइन से शो कर दिया कि परावर्तित किरण यानी रे ऑफ ए रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे तो बता दिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है बहुल परावर्तन। बहुल परावर्तन का मतलब क्या हो गया, मतलब बहुल का मतलब बहुत ज्यादा बार परावर्तित होना, मतलब जब प्रकाश परावर्तक सतहों से अनेक बार परावर्तित होता है तो इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन बहुल परावर्तन कहलाता है। यानी जब जब प्रकाश का परावर्तन सतहों से अनेक बार परावर्तित होता है, जब प्रकाश का परावर्तन, इसको डेफिनेशन देखेंगे, जब जब प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश का परावर्तन सतह से बहुत बार होता है उसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, मतलब अनेक बार या बहुत बार क्या होता है, परावर्तित होता है, तो ये क्या जाएगा आपका अनेक बार परावर्तित, क्या रहेगा, प्रकाश का परावर्तन सतह से बहुत बार या अनेक बार परावर्तित होता है, बहुत बार या अनेक बार। उसे ही प्रकाश का बहुल परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो जब प्रकाश का परावर्तन सतह से यानी पृष्ठ से अनेक बार कई बार परावर्तित होता है तो वही क्या कहलाता है, आपका बहुल परावर्तन कहलाता है। बस इसका इतना ही है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी रे ऑफ लाइट होती है वो किसी सरफेस पे टकराती है और अनेक बार उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तित होता है, तो वही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो बहुल परावर्तन में बस इतना ही है, क्या इसमें क्या करेगा, आपको डेफिनेशन ये दे देगा और ये ऑप्शन छोड़ देगा कि जब प्रकाश का परावर्तन सतह से अनेक बार परावर्तित होता है, अनेक बार होता है तो वो क्या कहलाता है, तो इसमें आप क्या कर दोगे, प्रकाश का परावर्तन कर दोगे। ठीक है, तो इसका इतना ही है। उसके बाद देखो अपना अगला चलते हैं, अगले में क्या कहता है, बहुप्रतिबिंब यानी मल्टीपल इमेज। ठीक है, तो इसमें बहुप्रतिबिंब आ जाएगा, बहुप्रतिबिंब यानी मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज में क्या होता है, जब दो समतल दर्पण के बीच में कई बार क्या होता है, देखो जैसे दो समतल दर्पण होते हैं, अभी इसको समझाते पहले लिख लेते हैं इसका टॉपिक क्या जाएगा, बहुप्रतिबिंब। मल्टीपल इमेज, ठीक है, दो समतल दर्पणों के बीच में अगर दो समतल दर्पणों को किस कोण पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है या एक दूसरे के किस दोनों के बीच में किस एंगल कोण पर दोनों एक दूसरे की तरफ झुके रहते हैं या समांतर रहते हैं, तो उसके आधार पर उनके मध्य बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या कहलाती है, बहुप्रतिबिंब या मल्टी इमेज कहलाती है। ठीक है, दो इसका क्या लिखेंगे, जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे जाते हैं तो उनके बीच रखी गई वस्तु के बहुप्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब दो समतल दर्पण, देखो क्या बोल रहे हैं, जब
ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जब दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से थीटा एंगल पे यानी थीटा कोण के ऊपर रखे जाते हैं तो उनके मध्य जो भी वस्तु या ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसके बहुप्रतिबिंब या मल्टीपल इमेज प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या यानी नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ इमेज को n से डिनोट करते हैं और इसका लिखेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज या प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, इसको लिख देंगे इसको n से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या या इसको देखो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको क्या क्या लिखेंगे, n से डिनोट करेंगे, ये फॉर्मूला क्या देगा 360/60 माइनस 1। ठीक है, 360 डिग्री, ये डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये भी डिग्री में रहता थीटा। ठीक है, तो डिग्री आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो अब देखो यहाँ जो भी नंबर ऑफ इमेज मिलेगी तो अब आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, या तो n दे देगा और थीटा पूछ लेगा, या थीटा दे देगा या फिर n पूछ लेगा। तो थीटा की वैल्यू वही होंगी जिससे 360 क्या हो जाता है पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे आ गया कौन सा अपना 15 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है 45 डिग्री आ गया, तो जो 15 से मल्टीपल होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ वैल्यू दे दी और जो नंबर ऑफ कितना आ गया, जैसे मान लो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, तो वो ऐसा नहीं देगा। ऐसा थीटा की वैल्यू ऐसी देगा जो जिससे पूरा डिवाइड हो जाए। थीटा का क्या दे दिया, थीटा बराबर क्या दे सकता आपको, थीटा इक्वल 15, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 1 डिग्री, ठीक है, और 180 आ गया, ये आपको दे सकता है। ठीक है, थीटा की ये वैल्यू दे सकता है। अब देखो जैसे अपने को एक न्यूमेरिकल करते हैं, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल, ठीक है एग्जांपल देखते हैं। अब देखो जैसे कि आप बोल रहे हैं दो समतल दर्पण है, उनको एक दूसरे को 45 डिग्री के बीच रखा गया। एग्जांपल देखते हैं, दो समतल दर्पणों को दो समतल दर्पणों को बताओ। ठीक है, तो इमेज की संख्या बतानी है आपको, n क्या फाइंड आउट करना है, पर n फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, n बराबर ही आ गया। ठीक है, इसमें n को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो इसका n का देख लेते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा सा, इसका एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है कि n बराबर क्या चाहिए 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो थीटा बराबर क्या दे रखा है, थीटा बराबर 45 डिग्री, ये अपने को क्या है गिवन है, यानी दिया गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ये ध्यान में रखना भाई, ये इस तरह का है पूरा, कहीं इसको एक साथ मिला दो, इसमें और इसमें देखो फर्क है, कहीं ऐसा लिख दो आप
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये गलत हो जाएगा इसके अंदर ये। ठीक है, तो ये वाला नहीं है, इसको ध्यान में रखना, ये वाला है। अगर इसमें लिखो तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, इधर थीटा लगाना पड़ेगा, ये वाला थीटा का एलसीएम आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ये दोनों ही सही है। अब देखो अपने को क्या दिया, 45 डिग्री दिया है, तो n पूछा है, तो n बराबर 360 अपॉन 45 माइनस का 1। आगे क्या जाएगा, देखो अब 45 को 30 से डिवाइड 36 को डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ करके देख लेते हैं एक बार, देखो या इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका, 5 से करेंगे तो 5 नहीं 45 और 5 7 35 5 दूनी 10। ठीक है, और कितना आ जाएगा, कितना आ गया 8। उसको कितना आ गया 8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा n बराबर 7। तो जो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या है नहीं, नंबर ऑफ इमेज कितने जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतना ही है आज के लिए, तो यहाँ तक अपना जो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भाई डिसलाइक मत करा करो इसको, पढ़ाई तो रहे आपको, और को क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लाइक करो या ना करो, पर डिसलाइक तो मत किया करो कम से कम इसको। थैंक यू वेरी मच।